to all of you. Today we will see our experiment number 8, that is to prepare and submit 25 ml of benzoic acid solution as per BPC. But before starting our experiment, first we will see what is solution, or we will see what introduction to solution. So in that first, a solution is physically and chemically a homogeneous mixture of two or more substance. Means what कि जो solution होता है वो क्या होता है कि homogeneous mixture होता है two or more substance का. So what do you mean by homogeneous? So homogeneous means a process of involving a substance in the same phase. मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम दूसरे सब्सटेंस को अलाउ करते हैं कि वो सेम फेज के अंदर वहाँ पर वो क्या हो सके, वो मेल्ट हो सके या डिजॉल्व हो सके. मतलब एक जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लिक्विड अगर फेस है तो उसमें हम किसी और दूसरी फेस को ऐड करके वहाँ पर हम उसको एक मिक्सचर बना सकते हैं और सबका जो फेस रहेगा वो एक ही रहेगा. तो उसको ऐसी प्रिपरेशन को हम बोलेंगे सॉल्यूशंस. सो द मेन कंसिडरेशन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सॉल्यूशन इज solubility of medicament in solvent. मतलब जो मेन कंसिडरेशन है जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये है कि जो इंग्रेडिएंट या जो सॉल्यूशन जो ड्रग हमको उसमें ऐड करना है उसकी सॉल्युबिलिटी. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है सॉल्यूशन के अंदर कि जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें जो सॉल्यूट है या जो ड्रग है वो कितना उसमें ऐड, ये कितनी उसकी सॉल्युबिलिटी है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर. सो इन सॉल्यूशन द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज अ सॉल्वेंट. मतलब कि जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है हमारे पास में, फॉर एग्जांपल जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाते टाइम हमको क्या चीज़ की जरूरत होती है? फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्यूशन. सॉल्यूट क्या होता है कि वो ड्रग टू बी डिजॉल्व, मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हमको डिजॉल्व करना होता है तो उसको क्या होता है? सॉल्यूट. और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? कम होती है. लेकिन जो सॉल्वेंट होता है, यानी सॉल्वेंट मींस व्हाट, जिसमें हम उस पर्टिकुलर सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट. तो जो सॉल्वेंट होता है वो यूजुअली उसकी जो क्वांटिटी होती है कैसी होती है? लार्ज होती है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट. और सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है? वो स्मॉल होती है या कम होती है, वैसे बोलेंगे इसको वहाँ पे. सो द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज सॉल्वेंट. मतलब कि जो लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, एंड व्हाइल वन प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज सॉल्यूट. मतलब जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है हम उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट. So in true solution, the solute is present in a molecular or in the ionic form, and hence true solution are refers to as molecular dispersion. So what do you mean by molecular dispersion? So molecular dispersion means यहाँ पे क्या होता है कि देखो कि dispersion means what? Dispersion means what? एक फेस को दूसरी फेस में डिस्पर्स करना, उसको मिलाना, उसको उसमें इंटर करना, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्शन. तो सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेस किसको बोलेंगे? डिस्पर्स फेस मतलब ऐसी फेस जो एक पर्टिकुलर दूसरी फेस में डिसॉल्व होने वाली है. तो हम जब हम इन मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन हम डिस्पर्शन फेस किसको बोलेंगे? कि जो डिसॉल्व होने वाली है, यानी कि कौन सी फेस? सॉल्यूट. सॉल्यूट को हम क्या यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि सॉल्यूट क्या है कि ये एक डिस्पर्स फेस है जो डिस्ट्रीब्यूट होती है कौन सी फेस में? सॉल्वेंट फेस में, या फिर डिस्पर्शन मीडियम. इसमें दो कंसेप्ट होते हैं. जब हम बात करेंगे किसकी? मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन की, तो यहाँ पे दो फेस होती है. एक कौन सी फेस होती है? डिस्पर्स फेस, और एक डिस्पर्स मीडियम. तो जो डिस्पर्स फेस होती है वो डिस्पर्स मीडियम के अंदर क्या होती है? डिसॉल्व होती है. तो जो डिस्पर्स फेस है, अब हमको यहाँ पे सॉल्यूशन बनाने हैं तो हमने जैसे देखा कि सॉल्यूशन किस चीज से बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से. तो जो सॉल्यूट है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? डिस्पर्स फेस, जिसको हमको डिस्पर्स करना है. और जो डिस्पर्स मीडियम है उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्वेंट. यानी कि जिसमें डिस्पर्स फेस डिसॉल्व या डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्स मीडियम. सो there are various excipient used in dosage form for its stability as well as to improve patient compliance
which are so these are the excipients which are used while preparing a particular solution. So in that first is solubilizing agent, viscosity controlling agent, buffers, antioxidants, colors, flavors and preservatives etc. So सबसे पहले हम ये देखेंगे कि excipient किसको बोलते हैं. What do you mean by excipient? So excipient means what? एक ऐसे substance, an inactive substance that serve as a vehicle और मीडियम फॉर अ ड्रग और अदर एक्टिव सब्सटेंस. मतलब कि एक्सिपिएंट्स मींस व्हाट कि वो उसका रोल क्या है, ये सर्व एज अ व्हीकल, हम उसको एज अ व्हीकल और एज अ मीडियम यूज करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन. मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपको सलाइन बनानी है तो सलाइन के अंदर फॉर एग्जांपल आपको NaCl या डेक्सट्रोज की सलाइन बनानी है तो उसमें जो वाटर है, अब आपको 50 या 500 ml की सलाइन बनानी है तो जो 500 ml जो वाटर है वो क्या है उसमें, वो है एज अ व्हीकल एज अ मीडियम. लेकिन जो डेक्सट्रोज है या फिर जो NaCl है वो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये एज अ ड्रग, उसको हम बोलेंगे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है. और जो एक्सिपिएंट जो व्हीकल है उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर को हम क्या बोलेंगे एज अ व्हीकल. जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप घर में देखते हो कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो भी ड्रग होता है, जो भी प्रिपरेशन होती है सॉल्यूशन की, उसमें एक लेबल होता है, लेबल तो जिसके ऊपर आपको फॉर्मुलेशन में वहाँ पे लिखा होता है कि एक्सिपिएंट वहाँ पर कौन कौन से उन्होंने यूज़ किया है उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन के साथ में. तो वो जो एक्सिपिएंट होते हैं उनका पर्टिकुलर अलग अलग एक्सिपिएंट, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि solubilizing agent, viscosity controlling agent, buffers, antioxidants, colors, flavors, preservatives. So इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है वहाँ पर, हम इन सबको क्यों यूज करते हैं सॉल्यूशन बनाने के टाइम पे, इसका पर्पस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम ये वन बाय वन देखेंगे. सो लेट्स सी फर्स्ट दैट इज solubilizing agent. So what do you mean by solubilizing agent? Solubilizing agent means what कि ऐसा substance जो कि उस पर्टिकुलर ड्रग को उस सॉल्यूशन या उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा एजेंट वहाँ पर ऐड करते हैं जो उस पर्टिकुलर ड्रग को वहाँ पर डिसॉल्व करता है या फिर उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उस पर्टिकुलर ड्रग की वो वहाँ पर वो इन्हांस करता है या बढ़ाता है. मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल अगर हमको एक वाटर में या सॉल्वेंट में एक ड्रग को डिसॉल्व करना है, लेकिन जो ड्रग है वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा एजेंट ऐड करना पड़ेगा जो उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करे ताकि वो जो ड्रग है उस पर्टिकुलर वाटर की मीडियम में जाकर वो डिसॉल्व हो सके वहाँ पर. तो इसलिए हम जो एजेंट ऐड करेंगे वहाँ पर तो उसको हम बोलेंगे सॉल्युबलाइजिंग एजेंट. तो इसलिए ये इसका सिग्निफिकेंस है कि अगर हमको सॉल्युबलाइजिंग एजेंट ऐड करना है तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में जो ड्रग है वो ड्रग फ्रीली सॉल्युबल नहीं है या फिर वहाँ पर सॉल्युबल नहीं है, तो हम वहाँ पर एक ऐसा एजेंट ऐड करेंगे जो उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी को उस पर्टिकुलर मीडियम में क्या करेगा, इन्हांस करेगा वहाँ पे. सो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट. एंड नेक्स्ट वन इज विस्कोसिटी कंट्रोलिंग एजेंट. तो विस्कोसिटी कंट्रोलिंग एजेंट मींस व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी. विस्कोसिटी मींस व्हाट, जैसे कि आपने देखा होगा विस्कोसिटी मतलब कि स्टिकीनेस या गाढ़ापन जिसको हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन का. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अगर हनी की एग्जांपल लेते हो तो जैसे ही आप सोचते हो कि हनी, तो हनी मीन्स व्हाट, आपके माइंड में एक ऐसा सोल्यूशन आता है जो कि थोड़ा विस्कस होता है, थोड़ा सा स्टिकी होता है, जिसकी डेंसिटी जो है वो एज कम्पेयर टू वाटर ज़्यादा होती है ना. और जब आप वाटर की बात करते हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 500 ml एक बीकर में वाटर लिया और एक बीकर में 500 ml हनी लिया, तो दोनों का जो वेट रहेगा वो सिमिलर रहेगा क्या, नहीं. इसलिए और दोनों की जो थिकनेस है, जो उनकी स्टिकीनेस है वो सिमिलर रहेगी क्या, नहीं. उनकी ये जो चीज़ें वो अलग अलग रहेगी. सो इसको हम बोलेंगे विस्कोसिटी. तो अगर हमको कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है और वहाँ पर हमको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी मेंटेन करके रखनी है. मेंटेन क्यों करेंगे हम, क्योंकि ताकि वो हमारी बॉडी में प्रॉपर वे में वहाँ पे जा सके, जो हमारा ड्रग है वो उसमें उस फेस के अंदर स्टेबल रह सके और वो जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा विस्कस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए. इसलिए क्योंकि अगर हम उसको ह्यूमन पर्पस या इंटरनली हम उसको जब यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो आइसोटोनिसिटी है
वो वहाँ पर मेंटेन होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसकी जो विस्कोसिटी है वहाँ पर उसको कंट्रोल करके रखते हैं। तो जो ऐसा एजेंट जो उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन की विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखता है उसको हम बोलेंगे विस्कोसिटी कंट्रोलिंग एजेंट। सो नेक्स्ट वी विल सी इज बफर। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बफर्स? The significance of buffer is to maintain the pH of product। तो मतलब बफर किसको बोलते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो कि उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन जो हमने बनाई है उसके pH को मेंटेन करके रखता है। सो आइदर इट इज एसिडिक सॉल्यूशन और अ बेसिक सॉल्यूशन। तो जो वो सॉल्यूशन जैसा भी रहेगा उसका हमको pH मेंटेन करके रखना है। तो हम pH मेंटेन करके क्यों रखेंगे? व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द pH ऑफ द सॉल्यूशन? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि उस ड्रग की स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, इसलिए हमको उस ड्रग का उस सॉल्यूशन का pH मेंटेन करके रखना होता है। अगर आपने उसको मेंटेन करके नहीं रखा तो वो ड्रग जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा और फिर हम उसको एज अ ह्यूमन यूज या इंटरनली हम उसको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर एक बार उसकी ड्रग की स्टेबिलिटी चली गई तो वो जो ड्रग है वो पुअर फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखा सकता है वहाँ पर, या फिर वो एक अनवांटेड साइड इफेक्ट वहाँ पर वो बता सकता है। तो इसलिए इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द pH ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। pH आल्सो कंट्रीब्यूट टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एजेंट। मतलब कि अगर उस पर्टिकुलर एजेंट का pH अगर कम या ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी रेट है वो एक तो इन्हांस हो सकता है या कम हो सकता है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन pH of that particular solution. So next we will see is that antioxidant। तो जैसे आपने देखा होगा पर्टिकुलर प्रिपरेशन के ऊपर कि वहाँ पे लिखा होता है कि एंटीऑक्सीडेंट एडेड, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? एंटीऑक्सीडेंट क्यों ऐड करते हैं? तो उसका सिग्निफिकेंस है टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि वहाँ पर उस प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन ना हो वहाँ पे, अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो वो जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर स्टेबल नहीं रहेगा। वहाँ पर अगर उसको हमको प्रोडक्ट को स्टेबल रखना है तो वहाँ पे हमको उसको उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करके रखना होगा। तो इसलिए हमको हमारे एक ऐसा एजेंट ऐड करना पड़ेगा जो उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन को जो उसकी जो कैपेसिटी है वो मेंटेन करके रखे, है ना, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होने ना दे वो उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन का। सो नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट क्या है? कलर्स। सो कलर्स, जैसे कि कलर्स ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो किसी भी चीज़ की आप सॉल्यूशन जब आप बनाते हो। फॉर एग्जांपल आप अगर एक सिरप बना रहे हो तो सिरप के अंदर आप जो प्रिपरेशन है उसको आप डायरेक्टली बॉडी में इंसर्ट करने से पहले जो उसका आपको उसका टेस्ट, उसका कलर, उसका टेक्सचर, आपको ये सब चीज़ें कवर अप करनी होती है। किस लिए? ताकि जो पेशेंट है वो उसको इजी तरीके से इजी वे में उस मेडिसिन को ले सके। तो फॉर एग्जांपल कलर आपका जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि वो जो पेशेंट है जिसको हमको उस पेशेंट कॉम्प्लेंस, इट्स ऑल डिपेंड ऑन पेशेंट कॉम्प्लेंस, मतलब कि पेशेंट ने उस ड्रग्स को लेना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कलर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कलर क्या, क्योंकि अट्रैक्टिवनेस के लिए हम क्या किस चीज़ का ऐड करते हैं? कलर। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रिपरेशन बनाई है और वो प्रिपरेशन हमने उसको फ्लेवर, जैसे कि वहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम सिरप्स या जो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर हमको बनाना है और अगर हमको उस सॉल्यूशन को इंटरनली बाय विद द ओरल रूट के जरिए हमको उसको हमारी बॉडी में इंसर्ट करना है तो हमको उसमें एक फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करना होता है। वहाँ पे उसको हमको क्या ऐड करना होता है? एक फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट किस लिए? क्योंकि टू मेकअप द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। मतलब क्या करते हैं? टू कवर द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। मतलब जो ड्रग हम बनाए, जो प्रिपरेशन हमने ड्रग यूज़ किया है तो यूजुअली वो जो ड्रग हम यूज़ करते हैं उसका जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है या फिर ऐसा होता है कि जो पेशेंट ले नहीं सकता। तो उसको हमें एक ऐसा फ्लेवर ऐड करना होता है ताकि वो जो टेस्ट है उसका वो पेशेंट लेकर उसको पर्टिकुलर वे में उसको हमारी बॉडी में वो ले सके। ताकि जो टेस्ट किस लिए फ्लेवर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पेशेंट कंप्लेंस, क्योंकि पेशेंट उसको एक वो मेडिसिन को वो ले सके। वो जो अनवांटेड टेस्ट होता है, अगर टेस्ट बीटर रहा तो या फिर टेस्ट अगर बीटर रहा तो क्या होगा कि उसको वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है, उसको नवेशिया हो सकता है। तो इसलिए टू कवर अप द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग वी एडेड अ फ्लेवर। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने मैंगो फ्लेवर ऐड किया है तो मैंगो फ्लेवर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमको ये रिक्वायरमेंट है, ये नेसेसरी है कि हम अगर मैंगो फ्लेवर ऐड कर रहे हैं वहाँ पर तो मैंगो फ्लेवर
ऐड करने के बाद वहाँ पर हमको उसका जो प्रिपरेशन का जो कलर है वो भी येलो कलर का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका अट्रैक्टिवनेस के लिए। तो इसलिए हम जब हम जो भी कलर यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन के अंदर, तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि हम कौन सी फ्लेवर वहाँ पर ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वहाँ पे मैंगो फ्लेवर ऐड कर रहे हैं तो हमको वहाँ पे जो कलर है वो येलो कलर यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम वहाँ पर रास्पबेरी सिरप ऐड कर रहे हैं तो हमको वहाँ पर जो कलर चूज़ करना पड़ेगा वो रेड रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका रोल है फ्लेवर्स का और कलर्स का। एंड नेक्स्ट वी विल सी इज प्रिजर्वेटिव। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्वेटिव? प्रिजर्वेटिव मतलब क्या कि टू अ सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ना हो, इसलिए हम वहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को होने नहीं देता। तो ऐसा सब्सटेंस जो प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ताकि वो जो प्रिपरेशन है वो एक लॉन्गर पीरियड के लिए स्टेबल रह सके और हम उसको ह्यूमन यूज उसको कर सके, या उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में अगर किसी तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वहाँ पर किल हो सके या प्रिवेंट हो सके। तो इसलिए हम जो सॉल्यूशन या जो प्रिजर्वेटिव है, जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं उसके लिए उसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। सो नेक्स्ट वी विल सी क्या डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। जैसे कि हमारा पिछली बार भी डिस्कशन हुआ है कि अगर हमको एक पर्टिकुलर जब हम सॉल्यूशन देखते हैं तो वहाँ पर हमको उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डिज़ोल्व जब हम करते हैं तो वहाँ पर उसकी स्पेसिफिकेशन उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रिपरेशन है ये किस चीज़ के अंदर या कितना डिज़ोल्व होता है। फॉर एग्जांपल लाइक कौन से टर्म यूज़ होते हैं वहाँ पर? फ्रीली सॉल्यूबल, वेरी सॉल्यूबल, तो सॉल्यूबल है ना, स्पायरिंगली सॉल्यूबल, इस तरह के टर्म्स हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी भी प्रिपरेशन में वहाँ पर अगर लिखा है कि वेरी सॉल्यूबल, मतलब फॉर एग्जांपल कि जो बेंजोइक एसिड है वो वेरी सॉल्यूबल है इन वाटर के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेस देन 1 पार्ट, मतलब जितनी हमने रिक्वायरमेंट सॉल्यूट के लिए है उसी के उसका 1 पार्ट जो सॉल्यूशन रहेगा या फिर जो सॉल्वेंट रहेगा उसमें वो डिजोल्वेबल है। तो उसको अगर वहाँ पे लिखा है कि फ्रीली सॉल्यूबल तो हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे कंसिडर करेंगे कि लेस देन जितना हमारा सॉल्यूट है उतने ही उसके पार्ट में वो डिजोल्व हो सकता है। और अगर वहाँ पे टर्म है फ्रीली सॉल्यूबल तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम जो सॉल्यूट है अगर वो 1 पार्ट अगर सॉल्यूशन की जितनी क्वांटिटी है तो उसके 1 to 10 पार्ट्स के अंदर वो पर्टिकुलर सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो सकता है। अगर वहाँ पे लिखा है सिर्फ सॉल्यूबल तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम 10 to 30, मतलब जितनी क्वांटिटी हमको डिजोल्व करनी है उसके 10 to 30 क्वांटिटी या 10 to 30 उसके पार्ट्स कितने होने चाहिए इस चीज़ के सॉल्वेंट के। उसके बाद में अगर वहाँ पे लिखा है स्पैरिंगली सॉल्यूबल तो वहाँ पे स्पैरिंगली सॉल्यूबल मतलब क्या कि अगर वो सॉल्यूट स्पैरिंगली सॉल्यूबल है उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में तो हम ऐसे बोलेंगे कि 30 to 100 पार्ट्स रिक्वायर्ड है सॉल्यूशन के कितने 30 to 100 पार्ट रिक्वायर्ड है सॉल्यूशन के, जो हमको उस पर्टिकुलर सॉल्यूट को जब हमको डिजोल्व करना है तो हमको उसको 30 से 100 पार्ट्स में उसको डिजोल्व करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के। सो नेक्स्ट अगर वहाँ पे लिखा है स्लाइटली सॉल्यूबल तो इसका मतलब ये है कि जो हमने सॉल्यूट लिए है उसमें उसको हमको 100 to 1000 पार्ट जो सॉल्यूशन है या फिर जो सॉल्वेंट है वो हमको रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डिजोल्व करने के लिए। और अगर वहाँ पर लिखा है कि वो इनसॉल्यूबल है और प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल है तो इसका मतलब ये है कि हमको अगर उसको डिजोल्व करना है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में तो उसको हमको उस जो हमने सॉल्यूशन लिया तो उसके हमको 1000 पार्ट्स से भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगेंगे सॉल्यूशन को उसको डिजोल्व करने के लिए, और फिर भी वो वहाँ पे स्पैरिंगली ही डिजोल्व होने वाला है। सो ये था कि जो टर्म हम यूज़ करते हैं जो हमारी बुक्स में या फिर जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स में लिखा होता है कि वेरी सॉल्यूबल्स, स्पैरिंगली सॉल्यूबल्स, फ्रीली सॉल्यूबल्स, तो ये जो टर्म्स है तो इस टर्म्स का मतलब क्या है, वो कितने पार्ट्स सॉल्व मतलब हाउ मच पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड टू डिजोल्व दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सो इट इज कॉल्ड एज solubility of that particular substance. So next we will see the different techniques
यूज फॉर सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट, मतलब कि अगर एक ऐसा एजेंट है जो सॉल्युबल नहीं है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके उस पर्टिकुलर ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर जो ड्रग्स है, जो ड्रग है हमको उसको जिसको डिसॉल्व करना है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को उसको सॉल्युबल करना है उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन के अंदर, तो by using different kind of techniques we dissolve that particular solute in that particular solvent. So पहली टेक्निक कौन सी है इसमें? Solubilization using surfactant, मतलब क्या? Solubilization using surfactant. So in that, solubilization may be defined as the dissolution of purely soluble solute molecules in water in present or surfactant forming thermodynamically stable solution. मतलब कि अगर ये पूछने में हम क्या करते हैं कि अगर हमको एक पुअरली सॉल्युबल सब्सटेंस को डिसॉल्व करना है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि पुअरली सॉल्युबल है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, लेकिन अगर हमको उसको उसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो हमको एक क्या लगेगा? सर्फेक्टेंट फॉर्मिंग एजेंट लगेगा जो कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, उसको हम ऐड करेंगे ताकि उस पर्टिकुलर ड्रग की सॉल्युबिलिटी वहाँ पे इन्हांस हो और वो उस पर्टिकुलर मीडियम में डिसॉल्व हो सके। सो सर्फेक्टेंट्स are molecules with well-defined polar and non-polar region that allow to aggregate in solution to form micelles. तो ये जो सर्फेक्टेंट होता है, सर्फेक्टेंट मतलब क्या? सरफेस एक्टिव एजेंट। सो बेस्ट एग्जांपल क्या है उसकी? सरफेस एक्टिव एजेंट की डिटर्जेंट्स, जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं वो क्या है? सरफेस एक्टिव एजेंट। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हम बोलेंगे कि ये सरफेस है या फिर जो सर्फेक्टेंट है वो क्या है कि एक मॉलिक्यूल है विद वेल डिफाइंड पोलर एंड नॉन पोलर रीजन दैट अलाउ द एग्रीगेट इन सॉल्यूशन टू फॉर्म माइसेल्स। मतलब ये क्या करता है? ये अलाउ करता है कि जो सॉल्यूट्स है उसके जो सॉल्यूट है वो एग्रीगेट मतलब इंटर हो सके, वो किस चीज़ में? लिक्विड फेस में वो या फिर सॉल्वेंट की फेस में वो क्या हो सके? एग्रीगेट हो सके, वहाँ पे वो जा सके। तो ये चीज़ जो अलाउ करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्फेक्टेंट। और क्या फॉर्म कर सके? माइसेल्स। सो व्हाट डू मीन बाय माइसेल्स? सो माइसेल इज एन एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन सच एज दोस ऑफ फॉर्म बाय डिटर्जेंट। मतलब कि माइसेल्स क्या है कि ये एक एग्रीगेट फॉर्म करता है, वो कि जो एग्रीगेट फॉर्म करता है वो सॉल्यूट की, ताकि जो सॉल्यूट फेस है वो एक सॉल्वेंट की फेस में इंटर हो सके। सो ये मेथड थी सोल्यूबलाइजेशन यूजिंग सर्फेक्टेंट। मतलब क्या है कि अगर एक जो इसमें सिंपली ये जो मेथड है इसमें ऐसा है कि ये जो मेथड है यहाँ पर हमको एक ड्रग लेना है जो कि पुअरली सॉल्यूबल है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम एक तीसरा सर्फेक्टेंट यूज़ करेंगे ताकि वो पर्टिकुलर ड्रग जो वहाँ पर डिसॉल्व हो सके, तो इस मेथड्स को हम बोलेंगे सोल्यूबलाइजेशन यूजिंग सर्फेक्टेंट। एंड द नेक्स्ट मेथड कौन सी है? Cosovalency. So what do you mean by cosovalency? So cosovalency means it is a process of enhancing the solubility of very poorly soluble drug in water by adding water miscible solvent in which the drug is very soluble. मतलब कि ये जो cosovalency है, ये पर्टिकुलर मेथड में हम क्या करते हैं कि अगर एक ऐसा ड्रग है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो हम उस ड्रग को क्या करते हैं पहले कि एक ऐसे सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करते हैं जिसमें वो पूरी तरीके से क्या है? सॉल्युबल है। और फिर वो जो एजेंट हम या वो जो ड्रग जो कि प्योरली सॉल्युबल था वाटर में, उसको हम एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद उस प्रिपरेशन को हम फिर वाटर में ऐड करते हैं जो कि फ्रीली सॉल्युबल होती है और एक सॉल्यूशन का एक फेस हमको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो मतलब ये जो दूसरी फेस है जो कि कोसोवैलेंसी है, जो मेथड्स है उसके अंदर हम क्या करते हैं यूजुअली कि जो ये जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ड्रग है जो कि पुअरली सॉल्युबल है उसको पहले सॉल्वेंट फेस में उसको डिसॉल्व करते हैं, जिसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व होने के बाद हम फिर उस प्रिपरेशन को वाटर फेस में क्या करते हैं उसको वहाँ पर हम डिसॉल्व करते हैं। तो इस मेथड सिंपली यही मेथड है बस कि हमको अगर जो ड्रग है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है या फिर पुअरली सॉल्युबल है, तो हम उसको क्या करेंगे कि पहले एक सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व करेंगे और फिर वो सॉल्वेंट या वो सॉल्यूशन को हम वाटर में ऐड करेंगे। सो द सॉल्वेंट एम्प्लॉयड
employed in achieving this goal are called as co-solvent। मतलब कि ऐसे सॉल्वेंट जो रिक्वायर्ड है अचीव करने के लिए ये गोल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, को-सॉल्वेंट। मतलब कि जो जैसे कि हमने इस प्रोसीजर में देखा कि जो ड्रग है उसको हमको पहले, अगर वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो उसको हमको सॉल्युबलाइज करने के लिए एक सॉल्वेंट में उसको पहले हमको सॉल्युबल करना पड़ेगा। तो उस एजेंट को या उस सॉल्वेंट को हम क्या बोलेंगे जिसमें वो डिजॉल्व हो रहा है, उसको हम बोलेंगे को-सॉल्वेंट। वो कैसे, क्या रोल प्ले करेगा वहाँ पे, एज अ को-सॉल्वेंट। तो वो को-सॉल्वेंट वहाँ पर हम उसको बोलेंगे, और जिसमें हमको पहले ड्रग को डिजॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद में हम उस प्रिपरेशन को वाटर में डिजॉल्व करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे हम नेक्स्ट, कौन सी मेथड है नेक्स्ट, पीएच मॉडिफिकेशन। तो जैसे कि हमारा प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है कि अगर पीएच जो है वो मॉडिफाई, अगर उस पर्टिकुलर ड्रग का पीएच अगर चेंज होता है, अगर वो बेसिक से एसिड बनता है या एसिड से बेस होता है, तो वो जो ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी वहाँ पे इन्हांस हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस कैन बी मार्कली अफेक्टेड बाय पीएच। मतलब जो सॉल्युबिलिटी है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, वो वीक एसिड से या वीक बेस से उसको वो अफेक्टेड हो सकती है। अफेक्टेड हो सकती है मीन्स व्हाट, कि आइदर वो बढ़ सकती है या फिर वो कम हो सकती है। तो hence solubilities of drugs which are either weak acid or weak base may be influenced by variation in pH। मतलब कि जो वीक एसिड, अगर ऐसा प्रिपरेशन है जिसका जो वीक एसिड है या वीक बेस है, और अगर हमको उसको डिजॉल्व करना है, तो हम उसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई सॉल्यूशन है जो कि वीक एसिडिक है या फिर जो वीक बेस है, उसको हमको डिजॉल्व करना है, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जैसे ही वो बेस उसमें ऐड करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका जो बेसिसिटी है वो वहाँ पे क्या होगी, फिर वो बढ़ेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ड्रग की वहाँ पे इन्हांस होगी। सो ये मेथड थी पीएच मॉडिफिकेशन की। सो नेक्स्ट मेथड दैट वी विल सी इज दैट complexation। Complexation, so what do you mean by complexation? So complexation is an association between two or more molecules to form a non-covalent based complex that has higher solubility than drug itself। So देखो, सबसे पहले तो हमको ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि अभी तक जो मेथड्स हमने देखे, लाइक सोल्यूबलाइजेशन यूजिंग सरफेक्टेंट, कोसोवैलेंसी, पीएच मॉडिफिकेशन, तो ये जो मेथड थी इसमें हमने क्या किया कि जो ड्रग थे हमारे, उसको अगर हमको सॉल्यूबल करना है या उसको हमको डिज़ोल्व करना है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि एक उसको हमने सॉल्वेंट की एक दूसरी फेस ली जिसमें हमने उसको डिज़ोल्व किया, और डिज़ोल्व करने के बाद में हमने इसको वाटर में ऐड किया। लेकिन जो कॉम्प्लेक्सेशन मेथड है ये इनसे थोड़ी सी अलग है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ड्रग है जो प्योरली सॉल्यूबल है, जो पुअरली सॉल्यूबल है, जो इजीली सॉल्यूबल नहीं होता, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके हम पहले एक जो ड्रग्स है उसको हम दूसरे एक मॉलिक्यूल से ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसके सॉल्ट फॉर्म करेंगे हम, सॉल्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हो कि जैसे कि पैरासीटामोल, तो आप जब भी पैरासीटामोल लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पर ऐसे देखा होगा आपने पैरासीटामोल हाइड्रोक्लोराइड आईपी। तो हाइड्रोक्लोराइड ये वहाँ पर क्यों ऐड किया उन्होंने हाइड्रोक्लोराइड, तो हाइड्रोक्लोराइड मतलब क्या कि एक सॉल्ट है जिसको उन्होंने सॉल्ट में पैरासीटामोल हाइड्रोक्लोराइड ऐड करने के बाद में क्या हुआ कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वहाँ पर वो इंक्रीज हुई है। तो अगर ऐसा कोई ड्रग है जो कि सॉल्युबल नहीं है, तो वहाँ पर हम उसके सॉल्ट फॉर्म करते हैं। मतलब क्या, जो ड्रग है उसको एक दूसरे एजेंट से कॉम्प्लेक्स करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं वहाँ पर। फिर वो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो वाटर की फेस में या फिर जो जिसको बोले सॉल्वेंट की फेस में वो इजीली फ्रीली क्या होता है वहाँ पर सॉल्युबल होता है। तो जो ये जो कॉम्प्लेक्सेशन की प्रोसीजर है इसमें क्या होता है यूजुअली कि हमको अगर उस ड्रग को सॉल्युबल करना है या फिर उसको डिसॉल्व करना है या फिर, तो हम क्या करेंगे, उस ड्रग को पहले एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस से हम पहले उसमें एक सॉल्ट, उसके सॉल्ट्स फॉर्म करेंगे, उस पर्टिकुलर ड्रग के सॉल्ट्स फॉर्म करेंगे, और वो जो सॉल्ट्स होते हैं वो फ्रीली सॉल्युबल होते हैं किस चीज़ में, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर या उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की फेस में। तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्सेशन। सो नेक्स्ट प्रोसेस दैट वी विल सी इज दैट hydrotrophy. So what do you mean by hydrotrophy? The term hydrotrophy the term hydrotrophy designate the increase in solubility of a drug in water owing to the presence of large amount of additives.
Example, increase solubility of capen in presence of sodium benzoate and thiophenyl in presence of sodium. तो इस ये जो प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं हम कि जो ड्रग है, जो हाइड्रोट्रॉफिक क्या करता है ये क्या करता है कि इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है ड्रग की सॉल्युबिलिटी को वाटर में, क्यों? विद द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स। जो मतलब ये जो हाइड्रोट्रॉफी की जो प्रोसीजर है उसमें ऐसा होता है कि इसमें जो लार्ज अमाउंट के अंदर एडिटिव्स ऐड होते हैं, वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स ऐड होते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर ड्रग की सॉल्युबिलिटी वहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव, जो दूसरे एडिटिव सब्सटेंस है वो वहाँ पर ऐड होते हैं, इसलिए। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉफी। So the last method is chemical modifications of drugs. So chemical modification of drugs means what? It is a method is based on preparing a water soluble derivatives of poorly soluble drugs. Example, alkaloid are poorly soluble. Their derivatives with acid are fairly soluble. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो ड्रग है उसको केमिकल प्रोसेस करके हम उसके सॉल्ट फॉर्म करते हैं, और वो जो सॉल्ट होते हैं वो जो है वो फिर इजीली क्या होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। सो ये थी मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स फॉर सॉल्युबलाइजिंग इन्हांसमेंट। तो ये सारी मेथड्स थी। अब हम जो एक्सपेरिमेंट आगे करने वाले हैं वो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड्स, मतलब हम इसी सारी मेथड्स को अडॉप्ट करके हम जितने भी एक्सपेरिमेंट आगे करेंगे वो हम उसको परफॉर्म करेंगे। So the first experiment, which is based on different techniques for solubility enhancement, is that to prepare and submit 25 ml of benzoic acid solution as per BPC. मतलब with the help of BPC we have to prepare benzoic acid solution, 25 ml of benzoic acid solution. So what do we mean by? सबसे पहले तो जो benzoic acid है उसका क्या पर्पस है, उसके यूजेस क्या है, उसको हम क्यों यूज करते हैं benzoic acid को? So benzoic acid की क्या प्रॉपर्टी है उसकी कि वो है एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल, उसकी क्या है प्रॉपर्टी है। मतलब अगर ये एक ऐसी ये कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए यहाँ पे कि ये क्या है कि ऐसी मेथड्स है कि अगर हमको किसी कोई चीज़ की या फॉर एग्जांपल कोई ड्रग में अगर हमको प्रिजर्वेटिव ऐड करना है तो वो बेंजोइक एसिड इज द बेस्ट प्रिजर्वेटिव विच इज एडेड इन पर्टिकुलर प्रिपरेशन। सो हम बेंजोइक एसिड किसी भी प्रिपरेशन में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो किस लिए ऐड करते हैं उसको हम, बिकॉज ऑफ इट्स हैव एन एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एक्टिविटी। सो अगर हमको बेंजोइक एसिड प्रिपेयर करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है फिर उसके लिए कि सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट कॉम्पाउंड से रिक्वायरमेंट है हमको बेंजोइक एसिड, प्रोपिलीन, ग्लाइकॉल एंड नेक्स्ट इज वाटर। सो ये जो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट हमको किस बेसिस पे यूज करना है, बाय यूजिंग कोसोवैलेंसी मेथड। कोसोवैलेंसी मेथड्स मतलब कोसोवैलेंसी मेथड यूज करके हमको ये चीज़ प्रिपेयर करनी है। तो कोसोवैलेंसी मेथड में हमने क्या देखा था कि कोसोवैलेंसी मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा ड्रग है वो वाटर में सॉल्युबल, पोरली सॉल्युबल होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जिसमें वो फ्रीली सॉल्युबल है। तो हम उसमें क्या करते हैं, पहले जो हमारा ड्रग है वो फ्रीली सॉल्युबल सॉल्वेंट जो होता है उसमें पहले इसको डिजोल्व करते हैं, और डिजोल्व करने के बाद में फिर हम इसको वाटर में ऐड करते हैं। तो ये थी कोसोवैलेंसी मेथड। तो उसकी क्या प्रोसीजर है फिर? So first of all, benzoic acid is in, सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन देखेंगे कि भाई कैलकुलेशन हमको कैसे करने हैं उसके। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कशन हुआ है कि हम कैलकुलेशन कैसे करने हैं, तो सबसे पहले जो हमको फॉर्मूला दिया हुआ है सबसे पहले उसमें हमको क्या चीज़ निकालनी है, फैक्टर। तो फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड क्वान्टिटी इज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन। तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी मतलब हमको कितनी क्वांटिटी बनानी है 25 ml, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 ml, फिर उसके बाद में डिवाइडेड बाय कौन सी क्वांटिटी गिवन। तो क्वांटिटी गिवन कितनी है हमारे पास में 1000 ml। तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पे रीडिंग आएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रीडिंग आई है 0.025 ml, तो 0.025 ml ये क्या है हमारा, ये फैक्टर है। तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे मतलब जो क्वांटिटी गिवन है वो 50 ग्राम दी है बेंजोइक एसिड की, कितने के लिए 1000 के लिए। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 20 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो हियर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो हमारा फैक्टर था 0.025 इज मल्टीप्लाइड बाय 50 ग्राम यानी कि क्वांटिटी गिवन। तो हमारा कौन सा बनेगा, 1.25
1.25 मतलब 1.25 क्या है ये हमारा क्वांटिटी टेकन है किस चीज़ की, बेंजोइक एसिड की। तो उसी तरह से जब हमको प्रोपिलीन ग्लाइकॉल में जब हम उसको डिजोल्व करेंगे तो उसके लिए हमको यहाँ पे कितनी क्वांटिटी दी हुई है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की 750 ml। तो जब हम उसको हमारे फैक्टर से कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू क्या आएंगे फिर 18.25 ml। इसी तरह से वाटर के लिए जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो कितने आएंगे 25 ml। तो यहाँ पे देखो इन सब चीज़ों का यूजेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बेंजोइक एसिड है हम किस लिए यूज़ करेंगे एज एन एंटी बैक्टीरियल, और जो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है उसका क्या यूज़ है यहाँ पे, क्या पर्पस है यहाँ पे, को सॉल्वेंट। मतलब ये क्या है यहाँ पे को सॉल्वेंट जैसे, मतलब क्या कि ये जो प्रिपरेशन है हमने जैसे सोचा था कि ये जो प्रिपरेशन है हमको किस चीज़ में किस मेथड से बनानी है, कोसोवैलेंसी मेथड से। तो कोसोवैलेंसी मेथड में क्या प्रोसीजर थी, हमने क्या देखा वहाँ पे कि जो कोसोवैलेंसी मेथड थी उसके अंदर हमको एक पर्टिकुलर ड्रग को पहले एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना होता है। तो ये, और उसको हमने क्या नाम दिया था वहाँ पे, को सॉल्वेंट। क्या कहा था वहाँ पे हमने, को सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में हमको उस ड्रग को पहले डिसॉल्व करना है उसको क्या बोलते हैं, को सॉल्वेंट। तो यहाँ पे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल क्या है, को सॉल्वेंट है, जिसमें हमको वो बेंजोइक एसिड को क्या करना है, पहले डिसॉल्व करना है। और फिर डिसॉल्व करने के बाद में उसको वॉल्यूम जो है वो किस चीज़ से मेकअप करना है, वाटर से। तो इसकी प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजोइक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। समझ में आया, ये जो बेंजोइक एसिड है वो क्या है कि इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। सो देयरफॉर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज को सॉल्वेंट। तो जो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है यहाँ पे वो एज ए यूज किया है हमने को सॉल्वेंट। सो बेंजोइक एसिड इज सॉल्युबल इन प्रोपिलीन ग्लाइकॉल विच इज मिसिबल इन वाटर। तो मतलब क्या कि जो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है वो सॉल्युबल है, वो जो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है जिसमें क्या है बेंजोइक एसिड सॉल्युबल है, और ये जो मेथड, ये जो सॉल्यूशन है फिर ये मिसिबल है। मिसिबल है किस चीज़ में, वाटर में। मिसिबल मीन्स व्हाट, क्या देखा हमने कि वो जो फेस है, मतलब कि वो जो प्रिपरेशन है वो इजीली डिस्पर्स हो सकती है। कहाँ पे इजीली डिस्पर्स हो सकती है, वो वाटर की फेस में वो इजीली अब डिस्पर्स हो सकती है। कब, जब वो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल में उसको हम पहले डिसॉल्व करेंगे तब। तो सबसे पहले हमको जो प्रोसीजर है उसमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसॉल्व बेंजोइक एसिड इन प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। तो जो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल में हमको क्या करना है, जो बेंजोइक एसिड की जो क्वांटिटी हमने यहाँ पे मेजर की है 1.25 ग्राम, उसको हमको क्या करना है, डिसॉल्व करना है बेंजोइक एसिड को। कहाँ पर, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के अंदर। उसके बाद में क्या करना है कि add sufficient water in small proportion in beaker to produce required quantity with vigorous shaking। तो मतलब vigorous shaking के साथ हमको क्या करना है, वहाँ पर वाटर उस प्रिपरेशन में ऐड करना है ताकि जो उसकी जो अप टू प्रिपरेशन हमारी जो कितनी 25 में वहाँ पर वो मार्क हो सके। और फिर उसके बाद में क्या करना है, फिल्टर इफ एनी फॉरेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। तो हमको क्या करना है, फिर हमारी प्रिपरेशन को बनाने के बाद में फिल्टर करना है अगर वहाँ पे कोई किसी तरह का फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट दिखता है या फिर वहाँ पे किसी तरह का फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो हमको उसको क्या करना है, फिल्टर करना है। तो ये प्रोसीजर क्या है, इन समझ में आई कि यहाँ पे क्या करना है, हमको बेंजोइक एसिड लेना है। बेंजोइक एसिड को लेकर हमको उसको प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जिसको हमने एज अ को सॉल्वेंट यूज़ किया है उसमें डिसॉल्व करना है, और डिसॉल्व करने के बाद में उसका वॉल्यूम मेकअप करना है किस चीज़ से, वाटर से। कहाँ तक, अप टू 25 ml। और फिर उसको अगर इस हमको वहाँ पर किसी तरह का फॉरेन पार्टिकल देखने को मिलता है तो हमको उसको फिर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर वी हैव टू फिल्टर दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट वी हैव प्रिपेयर्ड। सो ये था तुम्हारा आज का एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में तुमको जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो तुम्हारे नोटबुक में लिखने हैं, और वहाँ पर तुमको तुम्हारा जो लेवल है, जो हम ड्रॉ करते हैं तो उसको हमको एज पर देयर रिक्वायरमेंट हमको जो लेवल है वो हमारी नोटबुक में ड्रॉ करना है। थैंक यू।